जो न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको वॉच किया करो। क्योंकि ओल्ड वाला जो वीडियो है, जैसे 1 साल पहले पढ़ाया था, तो 1 साल पहले जब पढ़ाया था तो उसको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था डब्ल्यूसीसी को। तो जब आप किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम रहती ही है। तो ओल्ड वीडियो को तुम लोग मत देखा करो। जब भी देखा करो, और मैक्सिमम ट्राई किया करो कि हाँ तुम लाइव क्लास ले लो, और नहीं ले पाते हो तो जो करेंट टाइम का वीडियो हो उसी को वॉच किया करो। चलो ठीक है। Good afternoon to all my dear friends. As you know that I am going to discuss the another landmark judgment which have been prescribed in your syllabus. And the name of the case is that Visaljit versus Union of India. This was decided by the Honorable Supreme Court in 1990. And in this particular case, don't expect that I will discuss any particular provisions. This particular case is totally related to the philosophical part of the इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अगर इसमें हम किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, जैसे पिछले केसेस में हमने क्या किया, 2A में ब्रोथल डिफाइन है, तो ब्रोथल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 4, 7, 8, 9 का जो हमने जो प्रोविजन को जो ब्रेक कर रहा था, उस तरह का इसमें कोई पार्टिकुलर प्रोविजन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन द विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच पार्टिकुलर प्रोविजन ऑफ इमोरल ट्रैफिक Prevention Act was discussed by Honorable Supreme Court. In this particular case, even a single provision was not discussed which is mentioned under the Immoral Traffic Act. In this particular case, only the history of the Immoral Traffic Prevention Act was discussed. In this particular case, only the preamble, only the object of the Immoral Traffic Prevention Act was discussed. तो हम कह सकते हैं कि विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू द फिलोसफिकल पार्ट्स। फिलोसफिकल पार्ट का मतलब क्या है? फिलोसफिकल पार्ट का क्या मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए इमोरल ट्रैफिक में अगर वुमेन ट्रैप हो जाती है तो उसके नुकसान क्या है, फायदा क्या है, या उसको व्हाट इज द रीजन व्हाई शी बिकम द प्रोस्टिट्यूट्स, व्हाई टिल नाउ वी हैव नॉट स्टॉप द प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सब जो फिलोसफिकल पार्ट है इस केस का डिस्कस है, इसीलिए जो आपने सिलेबस में रखा गया है, मुझे तो सिलेबस में पहला केस विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रखा गया है। पिछला जो केस था, जब पिछले 2-3 साल पहले के जो सिलेबस थे उसमें गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दोनों केसेस मेंशन थे। तो प्रेजेंट टाइम में सिलेबस पिछले साल ही चेंज हो गया है, गौरव जैन का केस हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो एट प्रेजेंट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी पार्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. In this particular case, we will discuss some other parts like this the Constitution of India. As you know that the Constitution of India, Article 23, Article 32, and Article 35A, 39, 39EF, these parts of the Constitution will be discussed. हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिस्कस करना होगा, तो आर्टिकल 23, 32 इसको ब्रीफ में भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, आगे भी डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 23 कहता है कि क्लियर कट आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, और अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ इसका पार्ट कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में इन्वॉल्व होता है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मीनिंग क्या है? एक वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 23 में, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, उसके मीनिंग को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम जब वहां कंक्लूड करेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर द इमोरल पर्पजेज। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 23 की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32 आप जानते ही हैं कि यहाँ PIL फाइल हुई है इस केस में। आर्टिकल 35A का सेकेंड पार्ट ये कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जनरली होता क्या है कि जब हम लोग अपने सिलेबस में डिस्कस करते हैं तो हम लोग को बहुत कंसंट्रेशन आर्टिकल 20, 21, 23 या 14, 19 पर रहता है, लेकिन आर्टिकल 35 पर कंसंट्रेशन नहीं रहता है, या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 34 पर भी हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं। लेकिन आर्टिकल 35 को फॉर टाइम बिंग के लिए ये मैं बताना चाहता हूं, अगर फंडामेंटल राइट्स के अगर किसी पार्ट में किसी एक्टिविटी को ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया तो उस ऑफेंस को के लिए इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आप अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दी, एक लाइन का सेंटेंस है, आर्टिकल 17 ओनली 1 लाइन का है।
तो अगर एबोलिश कर दिया गया तो कैसे एबोलिश होगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, अगर कोई व्यक्ति पनिश करता है, अगर वायलेट करता है तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, यह पार्ट किसी न किसी इंस्टीट्यूट से पास किया जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। तो उस पार्टिकुलर पार्ट को कौन इंस्टीट्यूट बना सकता है, वेदर लोकल बॉडी, वेदर स्टेट मशीनरी, वेदर द सेंट्रल बॉडी, दैट इज द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 35 ये सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर इस पार्ट के अंतर्गत, पार्ट थर्ड के अंतर्गत, इफ एनी एक्टिविटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस ऑन दैट मैटर ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, इस तरह के पार्ट पर जो आर्टिकल जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी आर्टिकल 35 ए के सेकेंड पार्ट को यूज करके बनाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो सर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है, जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन को प्रोहिबिट किया गया है, जो व्यक्ति इस तरह का ब्रूथल रन करा रहा है उसके पनिशमेंट की बात हो रही है, तो वह किस आर्टिकल को यूज करके पार्लियामेंट ने बनाया था। तो हम कहेंगे कि आर्टिकल 35 के क्लास ए के सेकेंड पार्ट को लेकर के इस पार्ट के अंतर्गत जो पावर दिया गया है, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो पावर दिया गया है, वह उसी पावर को यूज करते इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है। Article 39 E and F both part talks about the DPS part. We will discuss later on. And regarding the IPC, there are some provisions of the IPC. For example, 366A, 366B, 372, 373. All these sections talks about the kidnapping, abductions, and purchasing, selling, purchasing of the woman for the purpose of the prostitution. We will discuss the later on. It means some provisions of the Constitution, some provision of the IPC, some provision of the Juvenile Justice Act. जुनाइल जस्टिस एक्ट जब आप देखेंगे तो कई बार एक्ट रिपील हुआ है और कई बार इस एक्ट को नए फॉर्म में लाया भी गया है, लेकिन हमारा जो केस डिसाइड हुआ 1990 का केस डिसाइड हुआ है, 1990 का केस डिसाइड हुआ है। तो हम जो जुनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे वो 1990 के पहले का पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं कि सर आप जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, 2015 का क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट डिस्कसिंग द जुनाइल जस्टिस एक्ट, एट प्रेजेंट टाइम आई एम डिस्कसिंग द विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 1990। तो उस केस में जो आर्गुमेंट किया गया था विशालजीत के केस में, उस केस में जो लॉ साइट किए गए थे उसी का मैं जिक्र करूंगा, इसीलिए यहाँ पे मैं जुनाइल जस्टिस एक्ट 1986 की चर्चा कर रहा हूँ। फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की बात आ रही है, तो इसका प्रोविजन आप देख सकते हैं कि इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट डिस्कस किया गया था। अगर हम कहें, जैसे मैं कह नहीं रहा था कि सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह का कोई पार्टिकुलर प्रोविजन यहाँ डिस्कस नहीं किया गया था, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट ही डिस्कस किया गया था। That's why this particular act is relevant for the philosophical part of the prostitution, but it is not related to any particular provisions. और फिर कुछ इंटरनेशनल का पॉइंट है, तो डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन है, और इसका प्रिंसिपल 9 जो है इसको यहाँ पे चर्चा किया गया था, इसको डिस्कस किया गया था। तो इस तरह से 5 पॉइंट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959। फिर कुछ लीडिंग केसेस हैं, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को कवर करेंगे तो इसमें आर्टिकल 21 जब डिस्कस किया जाएगा तो लक्ष्मीकांत पांडे की चर्चा बहुत थरोली की जाएगी। लक्ष्मीकांत पांडे का एक्चुअली सीरीज है, ये एक मतलब सोशल एक्टिविस्ट है, कई केसेस फाइल कर रखे हैं। तो हमें जो चर्चा करनी है लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का चर्चा होगी यहाँ पे, जिसमें जस्टिस भगवती ने वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन की चर्चा किया था। उन्होंने बताया था कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। तो आप भी जानते हैं कि आज ही के बच्चे कल के फ्यूचर होंगे, तो ऐसी सब चीजें हैं। तो जस्टिस भगवती ने इस केस में लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस साइड करते हुए शो किया था कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, व्हाई चिल्ड्रेन शुड बी प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री। तो इस केस में जब 1990 में विशालजीत का केस डिसाइड हुआ तो उस जजमेंट को लिखते समय ऑनरेबल जस्टिस ने लक्ष्मीकांत पांडे का कोट किया था और स्पेशली जस्टिस भगवती के लाइन को कोट करते हुए बताया था कि वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रेन व्हाई, प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन व्हाई इट इज नेसेसरी। ये पार्ट आपका लक्ष्मीकांत पांडे का डिस्कस करना होगा। फिर एक गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
स्टूडेंट्स क्या करता है कि इस पॉइंट को नहीं समझ पाता है। दो चीज समझना होगा, एक पार्ट आपको समझना होगा कि प्रोस्टिट्यूट्स, दूसरा पार्ट समझना होगा चिल्ड्रेन ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स। दो पार्ट है इसके, एक पार्ट तो प्रोस्टिट्यूट्स है, जो कोई लेडीज प्रोस्टिट्यूट बन जाती है उसका मैटर है, और दूसरा पार्ट है कि अगर लेडीज प्रोस्टिट्यूट बन गई तो प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, इस तरह का सरकमस्टांसेस होता है, उसे भी माँ बनने का शौक होता है, माँ बन भी जाती है। आप एक मूवी देखोगे देवदास मूवी, तो जो देवदास मूवी में जो प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले करती है उसका भी बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। खैर देवदास तो तुम लोग जानते ही होंगे, कईयों तो अपना नाम देव बाबू रखकर घूमते भी होंगे, अलग बात है पारो मिले न मिले, दैट इज अनदर पार्ट। तो हमारे कहने का मतलब है हमें इस केस में जब रिट पिटीशन फाइल की गई थी, इसमें दो बात के लिए इसने आर्गुमेंट किया था। एक बात कहा गया कि मिलार्ड्स प्रोस्टिट्यूशन के रिहेबिलिटेशन के लिए गाइड इशू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है मैं गाइडलाइन इशू कर रहा हूं, कर दिया। दूसरा पार्ट, विशालजीत एक एडवोकेट हैं, विशालजीत दूसरा बात कहते हैं कि मिलार्ड्स उनके बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी गाइड लाइन इशू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम प्रोस्टिट्यूट के रिहेबिलिटेशन के लिए गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, ये तो हम ठीक है कर रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रेन, प्रोस्टिट्यूट्स के चिल्ड्रेन के लिए हम गाइडलाइन इशू नहीं करेंगे। बात है क्यों? ये तो बड़ा सीरियस मैटर है भाई, जबकि चिल्ड्रेन को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोस्टिट्यूट की अपेक्षा प्रोस्टिट्यूट के चिल्ड्रेन को ज्यादा जरूरत है प्रोटेक्ट करने की। तो फिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मना क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए विशाल जी, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस पेंडिंग है, उस केस का नाम है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उस केस का सोल पॉइंट यही है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स। उसका एक ही पॉइंट है, एक ही इशू है, इसलिए जो गाइडलाइन एक केस पेंडिंग है उस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो अदर बेंच है उसके लिए वही गाइडलाइन इशू करेंगे, हम गाइडलाइन इशू नहीं करेंगे। इसलिए विशाल जी के केस में गाइडलाइंस वर इशूड ओनली एंड ओनली फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स rather than rehabilitation of the children of the prostitutes. Why? Reason was that already one case was pending. Name of the case was Gaurav Jain versus Union of India, which sole issue was that, sole request was that for issuing the guidelines for the protection of the children of the prostitutes. तो इस केस का जब डिस्कशन हम करेंगे तो दो ही केस है, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक है विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बाकी हम इशू फ्रेम करेंगे, फैक्ट बताएंगे, आपको समझ में आएगा, भी जाएगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना किसी भी तरह का? नो सर। फिलॉसफिकल पार्ट है ना, कोई इंटरप्रिटेशन होता तो यही है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि हम फिलॉसफिकल पार्ट को पहले भी डिस्कस कर सकते थे इस केस के माध्यम से, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन के माध्यम से पहले डिस्कस कर दिया था, इसलिए अंदर इस केस का इशू क्या है। इशू को ड्राफ्ट करने से पहले सबसे पहले मैं 2 लाइन का फैक्ट बता दूं, इसके बाद इशू रहेगा तो बेटर होगा। इशू इसमें बहुत ही सिंपल चीज है, मिलेगा ये फैक्ट, नहीं लिखा हूं क्या? नहीं लिखा हुआ फिर भी बता दूंगा। फैक्ट देखो, इसका फैक्ट क्या है कि विशालजीत नाम का एक एडवोकेट है, अब होंगे तो सीनियर एडवोकेट ही होंगे ऑफ कोर्स, जो भाई 1990 में ही अगर रिट पिटीशन फाइल करके अगर कोई केस जीत लेते हैं, गाइडलाइन इशू करा लेते हैं, तो मतलब कि अब अगर एट प्रेजेंट टाइम ही विल बी। तो विशालजीत वाज एन एडवोकेट, ही वाज एन एडवोकेट। उन्होंने क्या किया कि ऑफ कोर्स विजिट किए होंगे अपना जो प्रोस्टिट्यूट का एरिया होता है, जो रेड लाइट एरिया होता है, विजिट किए होंगे। विजिट करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इनके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट से मदद लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ गाइडलाइन इशू कर दे तो इनका कंडीशन समथिंग बेटर होगा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम प्लान बनाते हैं और एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने का प्लान बनाया। उनको मालूम था कि अगर हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे, जैसे मैं भी एक बार सुप्रीम कोर्ट का देखा हूँ, मतलब प्रोसीडिंग गया था एक बार देखने के लिए, एक आध मिनट ही आर्गुमेंट हुआ होगा जिसकी तरफ से मैं गया था सुनने के लिए, उनका केस एक आध 2 मिनट ही सुप्रीम कोर्ट ने सुना होगा, मैक्सिमम 2 मिनट, उतना में रिट पिटीशन डिसमिस हो गया। तो इसका मैटर जो भी था, तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने प्रोस्टिट्यूट की तरफ से एफिडेविट लिखवा लिया।
9 एफिडेविट्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द 4 परस्यूट्स। इन्होंने बहुत सारे विक्टिमों से मिले और कहा कि अगर कुछ विक्टिम अगर तैयार हो तो हम तुम्हारी तरफ से केस लड़ सकते हैं। तो 9 विक्टिम्स उसमें से तैयार होकर के उन्होंने अपने एफिडेविट पर साइन करके दे दिया कि लीजिए आप हमारी तरफ से केस लड़िए और हमारी तरफ से आप जो भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं आप करिए, वी आर रेडी फॉर दैट। लेकिन इस तरह का प्रोस्टिट्यूट को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात है। अगर 100 प्रोस्टिट्यूट से मिले होंगे या 1000 प्रोस्टिट्यूट से मिले होंगे तब जाकर के 9 प्रोस्टिट्यूट तैयार हुई होंगी। इतना आसान काम नहीं होता है कि आप, बहुत खतरनाक इशू होता है। तो इस तरह का जो भी था, तो 9 प्रोस्टिट्यूट्स ने एफिडेविट लिख करके विशालजीत को हैंड ओवर कर दिया और विशालजीत ने उस एफिडेविट को साथ में लेकर के आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन फाइल कर दिया। अब रिट पिटीशन क्यों फाइल किया? उन्होंने कहा 3 पॉइंट पर फाइल किया। उन्होंने कहा कि मिलार्ड्स, प्रोस्टिट्यूशन की जो भारत में स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और उन्होंने कहा कि जब प्रोस्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो प्रोस्टिट्यूशन के कई फॉर्म होते हैं। खास तौर से प्रोस्टिट्यूशन के एक उन्होंने बताया कि सर प्रोस्टिट्यूशन की हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं। एक होता है फोर्स प्रोस्टिट्यूट्स, एक होता है फोर्स प्रोस्टिट्यूट्स, जबरदस्ती कोई आपको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दे। एक बात ध्यान में रखना है कि इन्होंने वॉलंटरली प्रोस्टिट्यूशन की बात नहीं किया, वॉलंटरली प्रोस्टिट्यूशन की बात नहीं किया, इन्होंने फोर्स प्रोस्टिट्यूशन की बात किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वॉलंटरली प्रोस्टिट्यूशन है और लड़की 18 साल से ऊपर की है and she is not engaged in the commercial prostitution, she is doing prostitution but at the personal level, at the individual level, that prostitution is valid, that prostitution is constitutional, that prostitution is fundamental rights, that prostitution come under the fundamental right to livelihood, वह फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट स्वेच्छापूर्वक, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, स्वेच्छापूर्वक पर्सनल लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन को करती है, रन करती है, एट दैट टाइम वो उसका फंडामेंटल राइट्स है, उसका वो आप डिनाई नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले ही 5-6 महीने का हुआ होगा जिसमें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो आपको फैक्ट बताया, उस सर्कमस्टांसेस में राइट टू लाइवलीहुड है। अगर आपका जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है अगर प्रोस्टिट्यूशन को कंट्रोल करता है प्रोहिबिट नहीं करता, अगर प्रोहिबिट कर देता तब तो एक लाइन में लिख देता कि एनी टाइप्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे रेप इज एन ऑफेंस, सोडोमी इज एन ऑफेंस, एक लाइन लिखता कि प्रोस्टिट्यूशन इन ऑल फॉर्म इज एन ऑफेंस। आईपीसी का एक सेक्शन ऐड करता, पूरा प्रोस्टिट्यूशन अपने आप खत्म हो जाता, चाहे वॉलंटरली हो चाहे इनवॉलंटरली हो। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है, इंडिया की जो पॉलिसी है, ये प्रोस्टिट्यूशन को एबोलिश नहीं करता, ये सिर्फ रेगुलेट करता है। जब रेगुलेट करने का मतलब ये हुआ, इन सम सिचुएशन दैट इज द वैलिड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड इन सम सिचुएशन दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज द एन ऑफेंस। Big problem is that how can we say that in which circumstances this is constitutional and in which circumstances it is unconstitutional? ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है जब आप कह दें कि यह लड़की इस समय अगर सेक्स कर रही थी या प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही थी तो फंडामेंटल राइट्स है, और इस टाइम अगर ये काम कर रही थी तो वह इसका मतलब कि प्रोहिबिटेड है। इसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट कई बार इसको मिसयूज करने में उनको बहुत ही इजी रहता है। अगर उनका जो हिस्सा है पुलिस डिपार्टमेंट का, अगर उनका हिस्सा है, अगर प्रॉपर टाइम से मिल रहा है, तब उनको आपको कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज लीगल, तब आपको लगेगा कि हाँ राइट टू लाइवलीहुड है, फंडामेंटल राइट है। अगर उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, दैट दे विल से दैट इज एन ऑफेंस, दैट इज लाइक दिस करके खत्म कर देंगे। इसीलिए जिस रेड लाइट एरिया में अगर पुलिस थाना पड़ता है तो उस पुलिस थाना में आपको पोस्टिंग कराने के लिए उसके हिसाब से अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अगर दिल्ली के रेड लाइट एरिया में अगर आप एसआई के रूप में अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 3 साल के लिए 1 करोड़ रुपया आपको घूस देना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपया अगर आप घूस देते हैं तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस दैट पुलिस स्टेशन विल बी हैंडेड ओवर टू यू। उसी तरह से जहां का भी हो, चाहे आपका कोलकाता का हो, चाहे आपका बनारस का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, हर सिटी में, चाहे वो पटना का हो, जिस एरिया में रन करेगा वहां के पुलिस डिपार्टमेंट का जो हैंड जैसे होता है ना, लोग कहते हैं ना कि एसआई कैसे चूज होता है, एसआई इसी तरह से डिसाइड होता है कि किसको कौन सा पुलिस स्टेशन मिलेगा।
शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो पुलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं और एसआई के बारे में जानते होंगे तो उनको कुछ सच्चाई लग भी रही होगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं भाई? एसआई का इसी तरह से अलॉटमेंट होता है या कुछ और मेथड होता है? यस सर। होता है इसी तरह से। जैसे माइंस का एरिया अगर किसी आपके थाने में पड़ रहा है, माइन का एरिया है, इलीगल एक्टिविटी का, स्मगलिंग का है, तो उसमें अगर आपको पोस्टिंग कराना है तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने फोर्स प्रोस्टिट्यूशन के लिए क्लेम किया है, वॉलंटरी प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं। इन्होंने देवदासी सिस्टम के लिए क्लेम किया है, देवदासी और जोगी सिस्टम। एक्चुअली में क्या होता है, इनका कहना है कि देवदासी सिस्टम क्या है, एक रिलीजन है। भारत में हर रिलीजन की कुछ ना कुछ अपनी अपनी अपना ड्रॉबैक होता है, अपने हिसाब से ड्रॉबैक कर ही देता है कुछ। तो होता क्या है कि देवदासी सिस्टम क्या है, आप सबको मालूम है कि देवदासी सिस्टम ओल्ड टाइम से प्रिवेल कर रहा था। और इसमें एक कहा जाता था कि अगर आपकी बच्ची पैदा हुई है तो अगर आप अपने बच्चे को अगर भगवान को अगर हैंड ओवर कर देंगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा धन दौलत इस तरह का आएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर आदमी पैदा होते ही अगर आप किसी बच्चे को 4 साल 5 साल में या 2 साल 3 साल में अगर किसी मंदिर को अगर आप हैंड ओवर कर दे रहे हैं, तो अब बताइए कि अगर 10 साल 12 साल लड़की की अगर बच्ची हो जाती है या 3 साल 4 साल की हो जाती है और मंदिर में उसे हमेशा रहना है, उसको थ्रू आउट लाइफ जिंदगी हमेशा मंदिर में ही काटना है, तो बताइए कि वहां पे सेक्स रैकेट चलेगा कि नहीं चलेगा? ऑफकोर्स चलेगा, चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो। या जो मान लीजिए एक आफ्टर सम टाइम्स एक एज होने के बाद उस गर्ल का अपना फिजिकल डिमांड भी हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा ही होगा, ऑफकोर्स होगा। तो इसमें क्या होता था कि ओल्ड टाइम में जैसे अब गांव के लोग हैं, हर एक व्यक्ति अपने एक एक बच्चे को अगर हैंड ओवर किया, वहां पे पॉपुलेशन का भी उतना कोई दिक्कत नहीं था। तो एक एक बच्ची अगर हर व्यक्ति हैंड ओवर करता था तो 100 फैमिली है, तो 100 में समझ लीजिए कि कम से कम 400 500 लड़कियां हो जाएंगी 10 साल में। तो 400 500 लड़कियां अगर देवदासी बन गई किसी मंदिर में, किसी गांव के मंदिर में, किसी भी तरह का, और उनको न शादी करना है न ब्याह करना है, कुछ नहीं करना है, उनको कहाँ रहना है, सिर्फ मंदिर में रहना है और भगवान की सेवा करना है ताकि भगवान खुश रहें। अब भगवान कैसे खुश रहते थे भगवान ही जाने, लेकिन ये देवदासी सिस्टम यही रहता था। देव देव माने भगवान होता है, दासी माने स्लेव होता है। देवदासी मीन्स दोज वुमेन्स हु आर स्लेव्स ऑफ द गॉड, who are slaves of the gods. It means they will serve only the God. And who is the God? अब जो साधु सन्यासी बाबा होते हैं भगवान का इच्छा के हिसाब से वो अपना सेक्स करते हैं, कहते हैं कि नहीं भगवान की इच्छा है कि अपना करिए। ये देवदासी सिस्टम वास्तव में एक फोर्स्ड लेबर की तरह था। एक बच्ची पैदा हुई, उसकी क्या गलती है बताइए? अगर पैदा हो गई और आप उसको हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसका उसका क्या दिक्कत है भाई? उसको व्हाई यू आर हैंडिंग ओवर टू सच टाइप सिचुएशंस? ये क्या था कि ब्रेन वॉश था। इस तरह के सिस्टम को प्रोहिबिट करने के लिए देवदासी सिस्टम की बात थी। जोगिन और देवदासी सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। जोगिन सिस्टम जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रिवेल कर रहा था, खासतौर से आंध्र प्रदेश में प्रिवेल कर रहा था। यहाँ लिखा हो नीचे, ही वाज द ट्रेडिशनल इन द आंध्र प्रदेश। इसमें ये माना जाता था कि किसी गांव पे कुछ प्रकोप हो गया है, कोई बाबा नाराज हो गए हैं, कोई चंडाल शैतान का मतलब छाया आ गई है, होता है ना इस तरह का। तो ये हुआ था कि अब बाबा कैसे शांत होंगे, या जो चंडाल है वो कैसे खुश होगा? चंडाल को खुश करना है ना। या कोई राक्षस है वो अटैक कर दिया गांव में, रात को सबको डरा रहा है धमका रहा है, तो अब उसको खुश कैसे किया जाएगा? तो जोगिन ट्रेडिशन में ये डिसाइड होता था कि चलो अब गांव की एक लड़की को उसको हैंड ओवर कर दिया जाता था। तो आप बताइए कि अगर इस तरह से अगर आप हैंड ओवर करेंगे, अब किसी साल बारिश ज्यादा हो गई, कोई राक्षस का प्रकोप हो गया इसीलिए फसलें नष्ट हो गई, चलो अब एक लड़की को हैंड ओवर कर दें। अब अगर इस तरह की लड़कियों का हैंड ओवर होता रहेगा तो आप कोर्स और न जाना चाहेगी, न चाहते हुए भी उसको आप उस तरह के सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज दिस, दैट इज नथिंग एक्सेप्ट द फोर्स प्रोस्टिट्यूशन। तो देवदासी सिस्टम जोगिन ट्रेडिशन एक समय के साथ ये प्रोस्टिट्यूशन के रूप में आ गए। शुरुआती दौर में सही रहे होंगे, हमें नहीं कहते हैं, लेकिन समय आते आते देवदासी एंड जोगिन सिस्टम बोथ बिकेम द फॉर्म ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। इसलिए जब सरकारें बनना शुरू हुई, जब इंडिपेंडेंस की बात आई, जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो जितने फ्रीडम फाइटर थे उनका अटैक पूरा था देवदासी सिस्टम जोगिन ट्रेडिशन दोनों पे था। उनका एकदम ये था कि देवदासी इज द प्रोस्टिट्यूशन। और जो धर्म के जो ठेकेदार थे, जो धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे कि ने हाँ हमारे धर्म में अगर आप इंटरफियर करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं,
वो लोग क्या करते थे कि इस तरह के देवदासी सिस्टम और जोगिन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते थे, वो विरोध करते थे। तो फाइनली क्या हुआ, कुछ सरकारों ने हिम्मत जुटा करके तमिलनाडु देवदासी सिस्टम और जोगिन सिस्टम दोनों ही तमिल लिया कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में बोथ सिस्टम्स वर प्रिवेलिंग इन द साउथ इंडिया एंड देवदासी सिस्टम वाज स्पेशली प्रिवेल्ड इन द तमिलनाडु एंड जोगिन ट्रेडिशंस वाज इन दैट। इसने विशाल जीत ने जो केस फाइल किया, उसने कहा कि ही नीड सम गाइडलाइंस टू प्रोहिबिट टू कंट्रोल फोर्स प्रोस्टिट्यूशन देवदासी सिस्टम जोगिन ट्रेडिशंस इन दिस केस। इन दिस केस द पिटिशनर वाज सीकिंग डायरेक्शंस। चाहता क्या था, वो ये नहीं चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट किसी वर्ड को इंटरप्रेट कर दे और उसका मीनिंग बता दे कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग। वो कहता था कि मिलार्ड्स, एक हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। ही वाज डिमांडिंग सीबीआई इंक्वायरी। उसका मेन पॉइंट ये था, उसका दो डिमांड था। पहला डिमांड क्या था कि एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उसका कहने का था कि अगर सीबीआई इंक्वायरी अगर होती तो उसे पूरा डिटेल, ऑल इंडिया का जो भी डिटेल है जहां पर भी इस तरह का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उस तरह का डिमांड, उस तरह के ऑफेंस को रोकने में, मतलब कि कंट्रोल करने में बहुत ही सपोर्ट मिल जाता। तो इस तरह की बात है। जैसे हमने क्लेम कर दिया है, ऑन रिकॉर्ड है कि हम क्लेम कर दिए कि हाँ इस तरह का पुलिस स्टेशन में अगर आप जाते हैं पोस्टिंग कराना तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ देना पड़ेगा, ऑन रिकॉर्ड है। अगर इस तरह का आदमी कोई क्लेम करता है तो उसका भी सकता है कि भाई आपको कहाँ से पता चल गया, कहाँ कैसे आप फेक, आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो माई पॉइंट इज दैट सीबीआई इंक्वायरी के लिए उसने डिमांड किया, मिलाड सीबीआई इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड टू कंट्रोल and to collect the data and to prohibit the force देवदासी and जोगिन सिस्टम। दूसरा गाइडलाइन उसका ये था कि मिलाट्स, अब एक रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ दिस मेलेडी, मेलेडी मतलब बुराई जो है, एविल्स है, और उनके चिल्ड्रन के लिए। देखिए दो पार्ट पे उसकी डिमांड है। और रिहेबिलिटेशन किसके लिए डिमांड करता है, उसका रिहेबिलिटेशन का डिमांड है विक्टिम ऑफ मेलेडी, कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स का और उनके बच्चों का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सीबीआई इंक्वायरी इश्यू नहीं करेगा, कहा कि नहीं सीबीआई इंक्वायरी का यहाँ पे डिमांड जो है जस्टिफाइड नहीं है, और सीबीआई इंक्वायरी के डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो। व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन सच टाइप्स मैटर्स देयर इज नो नीड ऑफ द सीबीआई इंक्वायरी, बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आंसर में यही है कि सीबीआई इंक्वायरी के डिमांड को मना कर दिया गया। रही बात रिहेबिलिटेशन की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है विक्टिम के रिहेबिलिटेशन का हम गाइडलाइन इशू करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई केस पेंडिंग नहीं है। लेकिन उसके चिल्ड्रेन के रिहेबिलिटेशन के लिए हम गाइडलाइन इशू नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गौरव जैन का केस पेंडिंग है। जब गौरव जैन का केस पेंडिंग है तो हम क्यों उसके मैटर में इंटरफेयर करें। इसीलिए इन दिस मैटर वी कैन से दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट rejected the demand for the CBI inquiry but issued the guidelines for rehabilitation of the victims, but at the same time they also rejected the demand for issuing the guidelines for rehabilitation of their children. That is the point. ये दो इशू का आंसर जो अभी मैं सॉल्व किया, यस नो में समझ में आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इन दिस केस वाज डिसाइडेड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब डिवीजन बेंच डिसाइड होगा तो आपको 2 जजेस होंगे, और 2 जजों में जो जजेस जो कंप्राइजिंग था ऑनरेबल जस्टिस एसआर पांडियन, ऑनरेबल जस्टिस एसआर पांडियन एंड ऑनरेबल जस्टिस के जयचंद्र रेड्डी, बट जजमेंट वाज रिटन बाय द ऑनरेबल जस्टिस पांडियन। हम क्यों कहते हैं कि ये जजमेंट एसआर पांडियन द्वारा लिखा गया, इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो स्टेटमेंट है इस लाइन में, इस केस का जो रेशियो है, एक एक वर्ड जो है रिमार्केबल है। अगर हमें कहीं लिखना हो जाए कि प्रोस्टिट्यूशन इज लाइक ए कैंसर फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी, प्रोस्टिट्यूशन एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए कैंसर की तरह है, कैंसर की तरह है। तो ये स्टेटमेंट में उतना दम नहीं है, उतना मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही कह दो कि ऑनरेबल जस्टिस एसआर पांडियन इन द केस ऑफ विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेड दैट प्रोस्टिट्यूशन इज कैंसर फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो जैसे ही जस्टिस पांडियन का नाम जुड़ा, जैसे ही विशालजीत का केस का नाम जुड़ा, इस स्टेटमेंट में एक ऑथेंटिसिटी आ गई।
और इस ऑथेंटिसिटी के आने की वजह से इसका वैल्यू भी बढ़ गया। प्लीज वेट। इसीलिए इस जजमेंट का जज का नाम रखना है SR पांडियन का। ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहले एक ब्रीफ में ऑब्जर्वेशन बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। पहला स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जैसे जैसे जस्टिस SR पांडियन का अगर हम ले लें, तो पांडियन ने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ओनली सोशल बट आल्सो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे एक दिन स्टूडेंट ने पूछा था ना कि सर आप कैसे कह दे रहे हैं कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उसका कहना था कि सर ये सोशल प्रॉब्लम है। तो हम लोग उस दिन आपस में चर्चा करके क्लेरिफाई कर लिए थे कि हाँ भाई SC/ST एक्ट का मैटर कैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आज एक नया मैटर है। आज जस्टिस पांडियन कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक सोशल मैटर नहीं है, यह सोशल के साथ साथ यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। तभी तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम WCC पढ़ रहे हैं? नहीं, हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफेंसेस आर नॉट WCC बट ऑल WCC आर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आपको सोशल का तो पॉइंट मालूम होगा कि सोसाइटी सेक्स के प्रति हाइपर सेंसिटिव है। सोशल में इसका क्या वैल्यू है, सोसाइटी में इसका क्या वैल्यू है, ईच एंड एवरी वन इज नोन वेरी वेल अबाउट दैट थिंग। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कैसे टच करता है? ऑफ कोर्स इकोनॉमिक आप देख सकते हैं। अगर आप अगर अगर फ्लैश ट्रेड की अगर आप बात करें, तो जो दुनिया में जो मार्केटिंग है, जो एक तरह से जो इलीगल मार्केट है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद पहला नंबर आर्म्स का आता होगा। आर्म्स डीलिंग, जैसे इलीगल वे में आर्म्स डीलिंग, जैसे चाइना ने ईरान को किया, अफगानिस्तान को किया। जो आर्म्स डीलिंग जो इलीगल मैनर में होता है या इधर से उधर होता है, पहला नंबर आता होगा। दूसरा नंबर आता होगा ड्रग्स का आता होगा। जो ड्रग्स का जो ऑफेंसेज होते हैं इलीगल वे में, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। तीसरा मार्केट में अगर कोई आता है तो फ्लैश ट्रेड का मार्केट आता है। फ्लैश ट्रेड का मार्केट में कह सकता हूं कि प्रोस्टिट्यूशन का मार्केट आता है। आप एक बार यूट्यूब पर कह रहा हूं, गूगल पे या कहीं पर डाल करके देखिए, एनी वर्ड्स अगर लिख देंगे आप सेक्स के रिगार्डिंग, आपको 50 वीडियो, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा कि राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, उनका भी मैटर इसी तरह का मैटर में आया था। तो हमारे कहने का मतलब है जो फ्लैश ट्रेड जो मार्केट है वो तीसरे नंबर का आता है। तो जो इलीगल वे में इकोनॉमिक अगर डेवलप की जाएगी तो उसका इलीगल वे में यूटिलाइज भी होगा। इलीगल वे में यूटिलाइज होगा तो आप किसी तरह से इलेक्शन में खर्च करा देंगे या आतंकवादियों को दे देंगे, आप किसी का मर्डर करवाने के लिए पैसा दे देंगे, या जो मकान जो मार्केट का जो इकोनॉमिक है जो प्रॉपर्टी डीलिंग में है उसमें इलीगल आप पे इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है जो इलीगल वे में जो प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, दैट इज नॉट ओनली द सोशल प्रॉब्लम बट इट इज आल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रोस्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखें, अगर एक बार उसको सोसाइटी मालूम चल गया कि यहाँ सी इज ए प्रोस्टिट्यूट, तो वेयर एवर सी विल गो फॉर सर्चिंग द जॉब, देयर विल बी बिग डिबेट वेदर जॉब शुड बी अलॉटेड और नॉट। जब किसान मूवमेंट चल रहा था उस समय एक प्रोस्टिट्यूट ने, फॉरेन के एक प्रोस्टिट्यूट ने, नाम मैं भूल रहा हूं, उसने क्या किया था कि सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था। सी वाज द प्रोस्टिट्यूट्स। अब उसको हम कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट में भी थोड़ा सा एक ब्रांड होता है ना, मतलब बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट थी, जैसे मान लीजिए कि सनी लियोन हो गई। क्या नाम था भाई उनका? नाम मैं भूल रहा हूँ। एक प्रोस्टिट्यूट थी ना जिसने भारत सरकार के खिलाफ बोला था उस समय किसान मूवमेंट के टाइम, तो भारत सरकार ने मिया खलीफा। हाँ, मिया मिया खलीफा। खलीफा। मिया खलीफा सर वो हाँ वाज सर। प्रोस्टिट्यूट द नहीं, पॉर्न स्टार सर वो। लिसन में, मिया खलीफा वाज द प्रोस्टिट्यूट मेनी इयर्स एगो। वो बहुत साल पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसने क्या किया, बाय कंपल्सन प्रोस्टिट्यूट थी जो भी था, उसने क्या किया कि हमने डिसाइड किया कि हम चलो प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ करके सोसाइटी में आकर के एक खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना जो भी है। उस लेडीज ने क्या किया कि अपने हिस्ट्री को ड्रॉप करते हुए, प्रेजेंट को देखते हुए एक अपना नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया था। नॉर्मल लाइफ अपना जीना शुरू कर दिया था। और जो भी उसने बहुत सारा पैसा क्या किया, गरीबों में जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत बड़ा सोशल
इन्वेस्टमेंट किया था अपने मनी का। एक अच्छी लेडीज की उसकी ब्रांडिंग बन चुकी थी। भारत सरकार के खिलाफ जैसे ही उसने बोला, भारत सरकार और हमारे यहाँ के जो लोगों का रिटेलिएशन था, ऐसा लगता था कि सी इज ओनली एंड ओनली प्रोस्टिट्यूट्स, एक्सेप्ट दिस इज नथिंग। उसके सिवा और उसकी कोई इमेज नहीं थी। ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि हम 14 साल 15 साल उसको छोड़े हो गया। उसने बहुत सारे अफ्रीका कंट्री में या बाकी कंट्रियों में जाकर के बहुत गरीबों की मदद की, बहुत सारा डोनेशन दी। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। बस उसका वीडियो कैसा आ रहा है, कैसा देख रहा है, अच्छा वो उसका वीडियो भी उस समय बहुत चला होगा जिसमें भारत में मैटर आया होगा। तो हमारे कहने का मतलब था कि सच टाइप्स मैटर इज नॉट ओनली द सोशल मैटर, इट इज आल्सो द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक बार अगर आपकी एंट्री हो जाती है और फिर अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना भी चाहती हैं तो सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी, क्योंकि सोसाइटी सारा काम करती है लेकिन छुप छुपा कर करती है। बाकी अगर जान जाए तो लगेगा कि इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। फिर इसमें एक यही आपको लिखना होगा जब भी आप स्टार्ट करोगे ना अपना आंसर लिखने का। ऑनरेबल जस्टिस पांडियन सेड दैट प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ओनली द सोशल प्रॉब्लम बट आल्सो द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आगे कहते हैं, इरेडिकेशन मेजर्स शुड बी प्रिवेंटिव रादर देन प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है कि ये प्रिवेंटिव होना चाहिए, प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा सरकमस्टांसेस क्रिएट करना चाहिए कि आदमी प्रोस्टिट्यूट बने ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो बने ही ना, बन भी जाए तो हमें उसे पनिश करने की बजाय हमें उसको सुधारने का, रिफॉर्म करने का मौका देना चाहिए, हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो कह रहा है कि इट इज ए मैटर ऑफ द इरेडिकेटिंग। इसको खत्म करने का कौन सा मेजर अपनाना चाहिए? खत्म करने का मेजर प्रिवेंटिव होना चाहिए, प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। एक स्टेटमेंट है, हमेशा जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो स्टेटमेंट दिया जाएगा। डिमांड फॉर सीबीआई इंक्वायरी वाज रिजेक्टेड, कोर्स रिजेक्ट कर दिया गया था। डायरेक्शंस वर इशूड फॉर सेटिंग अप एडवाइजरी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में कहा कि इसके साथ साथ एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए और एडवाइजरी कमेटी सर्च करे, इस मैटर को देखे कि इस मैटर को इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कैसे लीगल अवेयरनेस करना चाहिए, कैसे रिहेबिलिटेशन लाना चाहिए। इसके गाइडलाइन में एक गाइडलाइन एडवाइजरी कमेटी को इस्टेब्लिश करने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बड़ा अपने आप को निराशा उसके हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि देखिए, लॉ तो बहुत सारे बनाए गए भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन भी है, आईपीसी भी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, सबके होने के बावजूद भी हमें जो रिजल्ट आना चाहिए वह रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट इसका रीजन बताएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके रीजन में एक सब मेन रीजन बताता है कि वास्तव में हमारे यहाँ सिर्फ लॉ इनेक्ट किए जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। मैं हमेशा जब रेप पढ़ाता था तो मैं हमेशा कहता था कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, जब दबाव बना दिल्ली गैंग रेप के बाद आपने लॉ बना दिया। कठुआ उन्नाव रेप के पास आपका मैटर आया, आपने दबाव बना करके, दबाव जब पब्लिक का बना तो आपने लॉ बना दिया। बनाया ना, दोनों ने बना दिया लॉ, दोनों ने इनेक्ट कर दिया। लेकिन आपने देखा ही होगा कि हाथरस के केस में लड़की के साथ रेप भी होता है, लड़की को अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का भी सिचुएशन आप देखे होंगे। वर्स्ट कंडीशन तब हो गई जब आपने उसको जला दिया। तो हमारे कहने का मतलब था कि जो आप लॉ अमेंड किए थे कि हाँ इस तरह का रेप होगा तो हम तुरंत एफआईआर करा करके 2 महीने के भीतर ट्रायल करके कन्विक्शन दे, वो गया कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहेगा, इस केस में इसके पर्सपेक्टिव में कहेगा, देखो जब सरकारें रही होंगी तो सारी कांग्रेस पार्टी के रिजिम का रहा होगा, पार्टी वाइज कोई मतलब नहीं है। तुम लोग तुरंत हमें लिख देते हो कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो लेकिन पॉलिटिकल कमेंट करते हो तो अच्छा नहीं है। यार मैं कोई साइंस का टीचर नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ बोलूंगा। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारा टीचर जो बोल रहा है वो समझाने के लिए बोल रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पॉइंट को लेकर के कहता है कि जितने भी लॉ बने, desired result could not be achieved. Why? Because governments were interested only and only to enact the law rather than to implement the law. लॉ को इम्प्लीमेंट ठीक तरह से किया ही नहीं गया। फिर कोर्ट ने कहा
इस मैटर को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से हमें सॉल्व करना चाहिए, रादर देन लीगलिस्टिक प्रोसेस लाइक दिस। कहा कोर्ट ने कहा कि फाइनल सोल्यूशन किसके हाथ में है। कोर्ट ने कहा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे गाइडलाइन दे दे, पार्लियामेंट चाहे कानून बना दे, चाहे एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर ले, तीनों की सब कुछ करने के बावजूद भी यह सक्सेस नहीं हो सकता जब तक कि फाइनली पब्लिक इसको रोकने का प्रयास ना करे। इस बात को लेकर के था। ये आपका ब्रीफ में हो गया कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ओनली सोशल बट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Eradication means preventive rather than punitive. Advisory committee was direction was issued for issuing the advisory committee, constituting the advisory committee. Supreme Court said that there are many laws, but these laws are not being implemented properly like this. Supreme Court एक पॉइंट को टच करता है, कहता है कि रीजन क्या है, why women are going to be a prostitute. हम वुमेन को इसलिए फोकस कर रहे हैं उस टाइम में जो अमेंड होकर के भले ही न्यूट्रल लॉ बना दिया गया था, लेकिन जब पिटीशन फाइल की गई थी उसमें वुमेन का ही ज्यादा मैटर हाईलाइटेड था। रीजन आर बीइंग टू बी प्रोस्टिट्यूट्स, कोई भी लेडीज क्यों प्रोस्टिट्यूट बनना चाहती है, ये बहुत बड़ा इशू है। एक लेडीज क्यों प्रोस्टिट्यूट बनना चाहती है? क्या वो अपने सेक्सुअल डिजायर के लिए प्रोस्टिट्यूट बनना चाहती है, या देयर इज समथिंग मोर? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखो मेरा भी मानना है कि देयर आर मेनी रीजंस टू बी ए प्रोस्टिट्यूट होने के लिए उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे मेन रीजन जो प्रोस्टिट्यूट होने का है वो पुअर्टी है। मेन रीजन में पुअर्टी आता है। प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए पुअर्टी मेन रीजन है। अदर रीजन में आप कह सकते हैं कि लेविशियस लाइफ। कई बार क्या होता है, लेविशियस लाइफ, आपने छोटे से शहर के उठ करके आ गए दिल्ली में, आपको पता ही नहीं चला और आपको लगा कि हमारे साथ में पढ़ने वाला एडास रिबो का पता नहीं कौन कौन ब्रांड पहन रहा है और आपको लग रहा है उस तरह का है। आपने अपना बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि हमारे फादर ने कितना संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। बस आपने ये तो देखना शुरू कर दिया कि हाँ वो ब्रांड पहन रहा है, मैं नहीं पहन रही हूँ। ये बात है ना, कंपैरेटिव। ये नहीं देख रहे हो कि हाँ उसके दादा परदादा फैमिली ने कितना संघर्ष किया, उसके पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना है, इससे मतलब नहीं है। तुरंत आपने कंपेयर करना शुरू किया और लेविशियस लाइफ जीने के चक्कर में प्रोस्टिट्यूशन एक इजी टारगेट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन बनने का जो एक लेविशियस लाइफ जीने का जो अपना तरीका है, या जो उपभोक्तावादी जिंदगी है, कंज्यूमरिज्म है, ये सब चीजें भी एक रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इनका रोल 5 से 10% ही होता है। 5 से 10% होता है। 90% प्रोस्टिट्यूट होने का रीजन है पॉवर्टी। सुप्रीम कोर्ट इसी बात को कहता है कि व्हाई वुमेन्स आर बीइंग प्रोस्टिट्यूट्स, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है मेन रीजन इसका यही है। मेन रीजन क्या है? पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी में इसको इलोबोरेट करता है, कह रहा है कि कई बार लड़कियां जो होती हैं, वुमेन होती हैं, एक्यूट पॉवर्टी की वजह से, एक्यूट पॉवर्टी का मतलब जहां पर कि रोटी कपड़ा और मकान का संघर्ष हो, उस एक्यूट पॉवर्टी की वजह से कई बार लड़कियों को फोर्सफुली इस जॉब में आना पड़ता है। एक देहात में कहावत है कि भूखा मल मरता क्या न करता। मतलब अगर व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए ही नहीं है, तो आदमी क्या करेगा यार? इस शरीर का क्या मतलब जब हम खाने के लिए है ही नहीं, हम मर ही जाएंगे तो क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि हम एक, आप लोग सुने होंगे कि उड़ीसा के कालाहाड़ी में कई आदिवासी बिना खाए हुए मर गए। आपको कहेंगे तो आपको लगेगा कि बुरा, आपको लगेगा कि बसर इस टाइम कौन आदमी भूखा मर सकता है बिना खाए हुए। आप जैसे लोग 15,000 20,000 दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं लग सकता कि हाँ इस तरह का क्या है। लेकिन गवर्नमेंट का डाटा भी कहता है कि 31% पॉपुलेशन भारत में ऐसी है जो प्रतिदिन 20 रुपया नहीं कमा सकती। और आप समझ सकते हैं कि 20 रुपया कौन नहीं कमा रहा होगा, और कमा लेता होगा तो 20 रुपया में क्या आएगा। तो डाटा कहता है कि 31% पॉपुलेशन आर बिलो द पुअर्टी लाइन। तो एक्यूट पॉवर्टी एक रीजन है। दूसरा रीजन है, इन सम केसेस पेरेंट्स सोल्ड इन होप ऑफ बेटर लाइफ। कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटर लाइफ के चक्कर में लड़कियों को भेज देते हैं।
वो सोचते हैं अरे यार मुझे तो खाने को है ही नहीं, ना मैं बच्ची को खिला पा रहा हूँ, ना पढ़ा पा रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। और ये आदमी कह रहा है कि दिल्ली जाएगी तो घरों में काम करेगी, इतना पैसा आएगा, ये कर लेगी वो कर लेगी, 50 फिलासफी दे देता है। अब आदिवासी गरीब बुजुर्ग वो सब क्या समझेगी क्या दुनिया चलती है। तो क्या करता है कि ला करके इस चक्कर में ला करके यहाँ पे सेल कर देता है, बेच देता है, लाइक इन दिस सर्कमस्टांसेस। इन सम केसेस पेरेंट्स सोल्ड इन होप ऑफ बेटर लाइफ। अब यहाँ पे कह रहा है it is highly deplorable and heart-rending to note that many poverty-stricken children and girls in the prime youth to flash drug market like this. कोर्ट का यही कहना है कि पॉवर्टी एक रीजन है, उसको समझ जाता है। इसका जुरिस्प्रूडेंस क्या है? जुरिस्प्रूडेंस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन एक सोसाइटी के लिए कैंसर की तरह है। प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए कैंसर के लिए कह रहा है कि आपकी बॉडी चाहे जितना भी स्मार्ट हो, चाहे जितना भी सुंदर हो, अगर एक बार कैंसर हो गया, आज नहीं कल आपको जाना ही जाना। पूरा बॉडी को कैंसर क्या करेगा? अंदर से पूरा खोखला कर देगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरह से चाहे कितनी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, अगर वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, इसका मतलब कि दैट सोसाइटी इज नॉट गुड। सम पर्संस आर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर बॉडी ओनली फॉर द बेसिक नीड्स। तो प्रोस्टिट्यूशन इज कैंसर फॉर द सोसाइटी। ये सब लाइन जो है ना, ये एग्जाम में लिखने लायक लाइन है। प्रोस्टिट्यूशन इज कैंसर फॉर द सोसाइटी। और ये जो प्रोस्टिट्यूशन है किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? कहता है कि डिस्ट्रॉय लाइक द रनिंग सोर इन द बॉडी ऑफ सिविलाइजेशन एंड डिस्ट्रॉयज ऑल मोरल वैल्यूज। ऑल मोरल वैल्यूज। अब भाई जब अपनी बॉडी को ओपन कर ही दिया, चाहे अब दिन में चाहे 10 आदमी सेक्स करे, चाहे 100 आदमी सेक्स करे, तो अब क्या रह गया? जो होता है ना कि हम लोग बॉडी को प्रोटेक्ट करने का हमेशा प्रयास करते हैं। ये कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में उसका मोरल वैल्यू कंप्लीट जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सी और ही कैन डू एनीथिंग। अब उसके लिए कुछ राइट रॉन्ग हो जाता ही नहीं है, जो भी करना सी कैन डू एनीथिंग बिकॉज सी हैज हर मोरल वैल्यूज हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक बात और बता दूं, हम लोग गलत फहमी में जीते हैं। हम लोग ये तो कह देते हैं कि हाँ उसका मोरल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा ज्यादा मोरल वैल्यू तो उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है जो वहां पे जाते हैं। ये भी तो है। सी इज डूइंग सी इज डूइंग फॉर हर लाइवलीहुड, सी इज डूइंग फॉर हर बेसिक नीड्स, बट व्हाट आर यू डूइंग? So my point is that the philosophical parts like this in this way, this is prostitution destroys all the morals value of the society. अब इसी को लेकर के अब इस चीज को एक एक चीज को हमें इलोबोरेट करना होगा। आई विल इलोबोरेट विद इन 10 मिनट्स एंड आई विल कंप्लीट विद इन द पार्टिकुलर टाइम। वेट फॉर 2 मिनट्स, 1 मिनट। इस आर्टिकल को देखो, कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का लिटरल मीनिंग जब लगाओगे तो किसी भी व्यक्ति का सेलिंग या परचेजिंग फॉर एनी पर्पजेस, चाहे बॉन्डेड लेबर के लिए ले जा रहे हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले जा रहे हो, या किसी भी काम के लिए ले जा रहे हो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग कवर कर लेगा। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग उसको कवर कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा भी, जब सरकार ने अपोज किया कि रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाए, यह आर्टिकल 23 के अंतर्गत किसी भी फंडामेंटल राइट को कवर नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही वाइडर टर्म है और इट इंक्लूड्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन वुमेन फॉर इमोरल और अदर पर्पजेस आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग सिर्फ बॉन्डेड लेबरर के लिए ही नहीं, इस सबको कवर करता है, चाहे उसका कोई भी पर्पज हो, अगर इमोरल पर्पज हो उसको भी कवर करेगा। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है, ट्रैफिक इन वुमेन नहीं लिखा हुआ है, ट्रैफिक इन गर्ल नहीं लिखा हुआ है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है। इसीलिए बाद में जो एक्ट का नाम था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स को चेंज करके नाम रख दिया गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे चाहे लड़के का ट्रैफिकिंग हो, चाहे लड़की का ट्रैफिकिंग हो, चाहे मैन का हो, चाहे वुमेन का हो, चाहे वो किसी भी पर्पजेज के लिए हो, चाहे वो इमोरल पर्पजेज के लिए ही क्यों न हो,
तो अब जो आर्टिकल 20 जो सीता एक्ट है, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, वास्तव में अब आर्टिकल 23 को ट्रू वे में रिफ्लेक्ट करता है। पहले वुमेन एंड गर्ल्स था, किसी लड़के का माल 14 साल का लड़का है, उसको जबरदस्ती आपने प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, तो उसके बच्चे उस बेचारे का तो 23 में कवर नहीं हो रहा था। तो अब ट्रू सेंस में यहाँ पे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मींस ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, व्हाट एवर माइट बी दैट। तो ये आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का। आर्टिकल 35 ए सेकेंड कहता है, साफ साफ मैं बता दिया था शुरू में ही कि पार्लियामेंट ने इसी पावर को यूज करके इस एक्ट को पास किया था। डीपीएस क्या कहता है? डीपीएसपी कहता है कि आर्टिकल 39 ई कहता है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि बच्चों का टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रेन, टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रेन का मतलब हुआ चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों को कवर कर लेगा। और प्रोस्टिट्यूशन में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो टेंडर एज के जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनका ट्रैफिकिंग में ज्यादा यूज होता है। कह सकते हैं कि 12 साल, 13 साल, 14 साल की लड़कियां होती हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनका सॉफ्ट टारगेट वो होती हैं। चाहे आप क्यून मूवी देख लें, चाहे लक्ष्मी मूवी देख लें, सबका यही रहता है। तो आर्टिकल 39 गवर्नमेंट को एक ऑब्जेक्टिव देता है कि टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करने की बात है। आर्टिकल 39 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्डिंग कहता है कि सरकार ऐसे कानून बनाएगी कि हर एक बच्चे के चाइल्डहुड एंड यूथ प्रोटेक्ट किया जाए। उसका चाइल्डहुड एंड यूथ शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड अगेंस्ट मोरल और मटेरियल अबंडनमेंट। कुल मिला जुला करके आर्टिकल 39 ई और एफ गवर्नमेंट पर एक ड्यूटी इंपोज करता है कि बच्चों के टेंडर एज को या यूथ को प्रोटेक्ट करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस बात का प्रयास करना है कि उनका किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन न किया जाए। यह डीपीएसपी है। आईपीसी का पार्ट जो है, इसमें एक बात और थी कि यह एक्ट क्यों पास किया गया था, तो मैं शुरू में ही बता दिया था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन 1950 में आ गया था, उसका प्रेशर था। आर्टिकल 23 में डिमांड की गई थी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिट करने का, और जो पहले के जो लॉ थे, जो स्टेट लॉ थे, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसी वजह से इस एक्ट को पास किया गया था। आईपीसी की बात है कि 366 ए, 366 बी। तो 366 ए और बी क्या कहता है? प्रोक्रिएशन ऑफ माइनर गर्ल। अगर एक माइनर गर्ल है और आप जानते हैं कि इस बच्ची का मिसयूज हो सकता है फॉर द इलिसिट इंटरकोर्स के पर्पजेस से, और आप उसको प्रोक्योर करते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब है, जानबूझकर कोई भी व्यक्ति अगर किसी माइनर लड़की को या तो फोर्स करता है या इंड्यूस करता है फॉर द पर्पजेज ऑफ इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, तो यहाँ पे वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक ना? अगर इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अगर अदर कंट्री से किसी लड़की को लेकर के आते हैं और आपको मालूम है कि इस लड़की का इमोरल पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकता है, तो वहां पर भी पनिशमेंट होगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ 21 ईयर, यही हरियाणा में एक बार पूछा था प्री में, और मैंने गलती कर दिया था। पूछा था कि 366 बी के अंतर्गत लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया था, लड़की की उम्र 18 साल रख दिया था। क्यों? किडनैपिंग कहता था ना कि अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स इन द केस ऑफ द मैन एंड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इन द केस ऑफ द वुमेन, तो हमने 18 ईयर मार दिया था। लेकिन किडनैपिंग एबडक्शन के एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसमें 21 ईयर की डिमांड करता है। तो ये इंपोर्टेशन ऑफ माइनर गर्ल्स विद इन द कंट्री है, और इंपोर्टेशन ऑफ माइनर गर्ल फॉर द फॉरेन कंट्री है। कुल मिला जुला करके चाहे अपने देसी लड़की हो चाहे विदेशी लड़की हो, अगर किसी को आप उस व्यक्ति को प्रोक्योर करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि वह थर्ड व्यक्ति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 366 ए, 366 बी। दो सेक्शन आईपीसी के और है जिसकी चर्चा की गई थी, 372 का माइनर को परचेज करने की बात है, सॉरी सेल करने की बात है। जब एक व्यक्ति सेल करेगा तो दूसरा व्यक्ति परचेज करेगा। तो 372 सेल करता है, 373 परचेज करता है।
तो कुल मिला जुला करके 4 सेक्शन आईपीसी के हैं जो डील करते हैं प्रोस्टिट्यूशन के मैटर को। 366A 366B कहता है कि किसी भी माइनर लड़की को, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, आप इंड्यूस करते हैं, सेड्यूस करते हैं फॉर द इलिसिट इंटरकोर्स, दैट विल बी एन ऑफेंस। दूसरा कहता है कि किसी माइनर लड़की को अगर आप प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से सेलिंग करते हैं 372 में, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से बाइंग करते हैं तो 373 में। कई बार आप देखते हैं ना कि भारत में लड़कियों को खरीद करके दुबई भेज दिया जाता है, अदर कंट्री में भेज दिया जाता है। कई बार देखते हो कि नेपाल से, फिलीपींस से, बांग्लादेश से लड़कियों को लेकर के आया जाता है, सेक्स रैकेट चलाया जाता है। ये सब आईपीसी के 4 प्रोविजन है। यूनाइटेड जस्टिस एक्ट के भी इसी तरह के हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात करता है, पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। कंक्लूजन रिगार्डिंग एबव लॉ, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इवन देयर आर मेनी लॉज बट दे आर नॉट सफिशिएंट टू डील द मैटर। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। सीबीआई का जो डिमांड था रिजेक्ट कर दिया गया, कहा कि इस तरह से ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग इज नॉट द सोल्यूशन। कुल मिला जुला करके सोल्यूशन क्या है? अगर प्रोस्टिट्यूशन है तो इस प्रोस्टिट्यूशन को खत्म कैसे किया जाए? कोर्ट ने कहा कि 4 मेथड हैं। पहला तो लॉ, रोल ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज। कह रहा है कि इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी बॉडी हो, अगर इस तरह के मैटर को डील करने में उसको सीवियर एंड स्पीडी लीगल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आज तक का भारत का पॉलिटिकल हिस्ट्री यही बताता है कि एग्जीक्यूटिव जब भी इसको इम्प्लीमेंट करती है 90% केसेस में वह किसी न किसी पॉलिटिकल मैटर को लेकर के इन्फ्लुएंस रहती है। जब पॉलिटिकल मैटर को रहती है, जब आप लीगल एक्शन, जब कास्ट, सेक्स और रिलीजन को देख करके आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो मुश्किल है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री कह दे कि हम कपड़े से पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति अपराधी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंडर में आने वाली एग्जीक्यूटिव मशीनरी किस तरह से लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी इस तरह की अगर हो, और खासतौर से एग्जीक्यूटिव का हेड, he should be avoid such types statement. So my point is that at the time of implementation of the law must be enforced against each and every person without discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. अदरवाइज अब जाति देख करके, धर्म देख करके अगर आप लगाएंगे तो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज हमेशा फेल्योर ही रहेगी। रोल ऑफ कोर्ट, कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का भी रोल बहुत अच्छा नहीं है। कोर्ट को भी कहा कि आप अगर इस तरह का जब व्यू ले रहे हैं, जब आपके खिलाफ इस तरह, आपके मैटर सामने इस तरह का मैटर आता है, तो आपको सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। आप हल्के में मत लीजिए कि हाँ इसने एक लड़की का किडनैपिंग कर लिया और एक लड़की के साथ प्रोस्टिट्यूशन होता है। आप ध्यान में रखिए कि पूरी तरह से एक बॉडी का, एक सिविलाइजेशन का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिमांड किया गया था। वही गवर्नमेंट से भी उम्मीद किया था कि गवर्नमेंट भी इस तरह के मैटर को सीरियस ले। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इस तरह के लॉ को इवेलुएट करिए, मेजर करिए और इम्प्लीमेंट करिए इन द राइट डायरेक्शन। मतलब ये कहा गया था कि लॉ तो बन गया, जैसे पिछला केस में चेतन बसवानी केस में कृष्णा अय्यर ने कहा था, 76 में ही कहा था, 75-76 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तभी कृष्णा अय्यर ने कह दिया था कि जो आप लॉ बना रहे हैं ना, वह लॉ आप फास्टी मैनर में बना रहे हैं। बस किसी तरह से डॉक्यूमेंट आ जाए कि हमने लॉ बना दिया है, आप कभी इवेल्युएट करते ही नहीं है, आप कभी देखते ही नहीं है कि हमने जो लॉ बनाया है वास्तव में काम कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। इस पे सरकारों का काम नहीं होता। यहाँ पर भी गवर्नमेंट यही कर रही है, कोर्ट यही कहता है कि वास्तव में कोर्ट को इस तरह के लॉ को इवेल्युएट करना चाहिए, मेजर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और तब जाकर के इस तरह के डायरेक्शन में काम करना चाहिए। 2 मिनट और लूंगा। रोल ऑफ पब्लिक, पब्लिक का रोल क्या है? कॉन्शियस एंड प्ले वाइटल रोल। रोल कॉन्शियस एंड प्ले वाइटल रोल, पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। पब्लिक खुद ही अगर जान जाए कि प्रोस्टिट्यूट्स है तो सबसे पहले उसको बाइकाट कर दे। तो हमारे कहने का मतलब है पब्लिक को भी कॉन्शियस रहने की जरूरत है, पब्लिक को विक्टिम की तरह देखने की जरूरत है। और इसके सोल्यूशन को 4 पार्ट में, इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, कोर्ट और पब्लिक, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा डायरेक्शन यही था कि डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो मैं ऊपर कह रहा था ना
कि आप किसी का कलर देख करके, धर्म देख करके, जाति देख कर, कपड़े देख करके ये मत डिसाइड करिए कि वह इनोसेंट आदमी है, वो क्रिमिनल आदमी है। आप ऐसा करेंगे, इट मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बहुत बड़ा रीजन है। तो पहला गाइड डायरेक्शन ये था कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन आया 1990 में ही डायरेक्शन था, समझ रहे हो ना। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस या किसी और की रहा होगा, तो उसी टाइम का डायरेक्शन है। तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन दिस डायरेक्शन इज स्टिल रिलेवेंट। Constitution of separate advisory committee by state and UT, यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट। कोर्ट ने कहा कि एक एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए स्टेट द्वारा और यूनियन टेरिटोरी द्वारा, और ये सब कैसे काम करे वो सब आप देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, फंक्शन क्या है अब पढ़ लेना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या मेजर एक्सेप्ट किए जाए जिससे कि प्रोस्टिट्यूशन को खत्म किया जाए, ये सब चीजें पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट एडवाइजरी कमेटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुल मिला जुला करके एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई थी। कहा गया था यह एडवाइजरी कमेटी 3 बॉडी से कॉन्स्टिट्यूट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एक स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, यूनियन टेरिटोरी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। अब इन तीनों का फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन यहाँ पे कुल मिला जुला कर यही फंक्शन है इन तीनों का, कि आप एक ऐसा मेजर इवॉल्व करिए, एक ऐसा सर्च करिए जिससे कि इस तरह के प्रोस्टिट्यूशन को खत्म किया जाए। तो यही है एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट। एडुकेट रिहेबिलिटेटिव होम्स विथ वेल ट्रेन डॉक्टर्स, ये कहा गया कि जितना आप रिहेबिलिटेटिव सेंटर बनाए हैं उसमें डॉक्टर भी होने चाहिए। अगर बाई चांस आपने रिहेबिलिटेटिव सेंटर में लड़की को रख दिया, जैसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए रेट डाला आपने, 10 लड़कियां पकड़ी गई, जैसे मान लीजिए कि 2006 में मड़ुआ डी में रेट डाला गया था, बीएचयू के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट ने गुड़िया नामक एक संस्था के साथ मिलकर के रेट डाला था, तो वहां से 32 लड़कियां रिकवर की गई थी। तो 32 में से तो कम से कम हमें लग रहा है 10-15 को प्रोटेक्टिव होम या रिहेबिलिटेटिव होम में रखा गया। बाय चांस अगर रिहेबिलिटेटिव होम में आप रख देते हैं, वहां पे ना डॉक्टर है, ना दवा है, ना खाने पीने की समस्या, तो क्या होगा, तो बिना डॉक्टर के तो ऐसे ही मर जाएंगे कि 90% लड़कियां एड्स पीड़ित होंगी। इस तरह के सरकमस्टांसेस में डायरेक्शन है कि वेल ट्रेंड डॉक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि नर्स को बैठा दीजिए, उसको कुछ आता जाता है ही नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं। तो डॉक्टर उस तरह का होना चाहिए जो वेल ट्रेंड डॉक्टर हो, फॉर्मेलिटी वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सजेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, देवदासी एंड जोगी सिस्टम को कहा गया कि इसको खत्म करें, कैसे खत्म करना है, क्या करना है देख लें आप। रेमेडी फॉर 9 विक्टिम्स को रेमेडी दी गई। Copies of the affidavit and list of containing name of 9 girls that were forwarded commissioner of police for necessary action। ये जो 9 लड़कियों का जो आया था उनके लिए रेमेडी क्या थी कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को डायरेक्शन दिया गया कि 9 लड़कियों का डिटेल है, इनके लिए आप व्यवस्था करिए, रिहेबिलिटेटिव सेंटर ले जाइए, और बाकी डायरेक्शन दिया गया। तो बहुत ब्रीफ में खत्म हो गया। बस यही मैं आप लास्ट में कहना चाहूंगा कि इसमें बच्चों के लिए कोई डायरेक्शन इशू नहीं किया गया था। क्यों? रीजन ये था कि एक ऑलरेडी केस पेंडिंग था, गौरव जैन का केस ऑलरेडी पेंडिंग था। रिमार्क क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस डिड नॉट डिस्कस प्रेम्बल आर्टिकल लाइक दिस। सुप्रीम कोर्ट, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में आर्टिकल 14 भी डिस्कस करना चाहिए था। आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ये सब पार्ट सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस नहीं किया। बाकी चीजें यही सब हैं। So I hope that this class is anyway complete. Thanks for listening each and everyone for the today class. ठीक ना? If you have any Thank you, doubt, sir. please ask. If you want to ask anything, please ask. Okay, thanks for stop करते हैं रिकॉर्डिंग को।